आज ही से जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उधर अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को कह दिया है कि 100 विधायक लेके आइए और सीएम बन जाइए, हम आपका साथ देंगे। यहां पर घबराए हुए नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसका आपको उसकी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर इतनी घबराहट क्यों है। उत्तर प्रदेश हाथ से तो चला ही गया लोकसभा चुनाव में, उसके कारण ही 240 पे सिमट गए, और अगर अब वहां की सरकार भी चली जाएगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और इन सब के बीच राहुल गांधी को रोकने की जितनी कोशिश पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 22 साल से, 2004 से लेकर अभी तक राहुल गांधी राजनीति से बाहर हो जाएं, इसी मुहिम में कांग्रेस लगी हुई, बीजेपी लगी हुई है। लेकिन राहुल गांधी सरेंडर नहीं हो रहे हैं, सरेंडर तो नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। इसलिए अब नरेंद्र मोदी की भाषा वहां तक पहुंच गई है, ये नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, अर्धनग्न इसको कहते हैं इन्होंने, टॉपलेस जो आजकल इंग्लिश में कहा जा रहा है। ये देख लीजिए, दिखा रहा हूं मैं, ये चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में इससे भी ज्यादा पूरे के पूरे कपड़े उतारकर महिलाओं के प्रदर्शन को भी इस दुनिया ने देखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो समझ में नहीं आती वो बातें। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात आपको याद दिला देता हूं बीजेपी के दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय, दुनिया की पूरी निगाहें कॉमनवेल्थ गेम्स पे टिकी हुई थी, और पूरा का पूरा उस कॉमनवेल्थ गेम्स का विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा था? तो भाजपा के लोग कर रहे थे। वो भूल गए उस समय क्या दुनिया में भारत की छवि खराब नहीं हो रही थी? भारत की छवि को कई बार भाजपा के लोगों ने खराब किया है, लेकिन आज बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज आपकी सियासत गर्त में जा रही है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है, और इसलिए आपको अब तकलीफ हो रही है। लेकिन सुनिए जरा यहां पे क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, नंगई आप की है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया, नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया, नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया, नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी, नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है पहले जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले तो फिर उस समय दूसरे तो बड़े देशों को व्यापार नहीं करते थे, पर आज बड़े देश भारत के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू लुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के खेत होते हैं, हमारा 1.25 एकड़ का खेत होता है। तो आपने जो देश के साथ किया वो देश देख रहा है। तो कौन कितना नंगा है इसकी यहां पर बानगी आप सुन रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात रख रही थी और तमाम उन मुद्दों को लेकर आ रही थी जिस पर नरेंद्र मोदी खुद घिरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार घिरी हुई है। एप्स्टीन फाइल्स का मामला तो अभी कहीं और है, लेकिन वो भी बीच बीच में आता रहता है, और उसमें हरदीप पुरी के साथ और कौन कौन लोग घिरे हुए हैं ये सब जानते हैं। इधर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लॉ डिपार्टमेंट, आरटीआई और एचआर डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी और नए इनिशिएटिव लिए हैं, और ये इनिशिएटिव पार्टी की सोच यानी कांग्रेस पार्टी की सोच, विचारधारा और भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उनका साथ देते हुए इनके जो ट्रेजरर हैं वो नजर आए। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे यहां पर अजय माकन जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी, सुन लीजिए। एक चीज थी, और हमने ये भी देखा है कि उसको निरंतर कमजोर किया जा रहा है, निरंतर क्षीण बनाया जा रहा है, निरंतर उसको पतला किया जा रहा है, हर रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। और उसके हाल में भी अमेंडमेंट देखे हमने, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक और तरीका निकाला गया कि किस प्रकार डेटा प्रोटेक्शन की जगह डेटा को सप्रेस भी साथ साथ किया जाए, और उसके ऊपर एक याचिका भी हमने की जिसमें मैं भी पेश हुआ अभी हाल में, जिसपे कि
उच्चतम न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस भी दिया है। तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोटने का प्रयत्न किया, काउंसिल हैं उनको अग्रणीय पंक्ति में रख के उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी की जाए सांसदों के साथ, और इससे जो एक अगले युवा पीढ़ी को एक जो अवसर हम देना चाहते हैं कि विपक्ष का क्या रोल है संसद में और किस प्रकार से विपक्ष का रोल कांग्रेस अदा कर रही है, उसकी शुरुआत होगी। तो यहां आपने सुन लिया, यहां अपनी तैयारी, एक तरफ वार पलटवार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। उन तैयारियों में अब यहां एचआर डिपार्टमेंट, आरटी डिपार्टमेंट और इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन जो आरटीआई डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट, इन सब में क्या काम करना है, इनिशिएटिव क्या लेना है, इस पर एक विस्तार से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को कांग्रेस पार्टी ने यहां रखी और इन दोनों नेताओं के जरिए, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी थे, अजय माकन थे, इन लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन दूसरी तरफ असम में गलत भद्दे इशारे, उस पर भी अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार से प्रतिक्रिया आ रही है, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो उधर पश्चिम बंगाल से भी आ रही है, ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, बिहार में आरजेडी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने देखी सुनी ही हैं। तो और इन सब के बीच पत्थरबाजी भी उधर हुई, ये भी आपको पहले शुरुआत से हम लोग चर्चा में बता ही रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसी मसले पे क्या कुछ कहा है और खासकर जो एआई समिट है उस पर क्या कहा है, जरा उनको सुनते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से हम तमाम अपने साथियों के बीच चलेंगे और उनकी बात, उनके विचारों को भी सुनेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को। एआई समिट तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, बल्कि बेइज्जती कराई है। तो बेइज्जती हो गई, एआई समिट पूरी तरह से फ्लॉप रहा, ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। यानी साफ नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन यहां मजबूत है, एक दूसरे का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसी कारण नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, उनकी पार्टी यहां तिलमिलाई हुई है, यह समझने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का बड़ा प्लान क्या है यह भी समझेंगे, क्यों बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी। मोदी साहब के मधुर बाणी आपने सुन ली। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ जयशंकर जी हैं, जयशंकर गुप्त जी, और हमारे साथ बने हुए हैं उधर सीधे कोलकाता से प्रफुल्ल कोलखियान जी, और इधर दिल्ली से संजय जी, संजय कुमार सिंह साहब। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री की मधुरवाणी, वहीं से शुरुआत करते हैं। पीएम बोलते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होगी ही ना, प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री बोल रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी की बात करें तो फिर नरेंद्र मोदी की कैटेगरी के बहुत लोग मिल जाएंगे भाजपा में, लेकिन प्रधानमंत्री की कैटेगरी में ऐसे प्रधानमंत्री तो बहुत कम हमने देखे थे। आपने देखे क्या, नेहरू जी से लेकर आज तक, अभी तक? अपने आप में निराले हैं। लेकिन राजीव जी, याद कीजिए कि कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि ये जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एआई समिट में, इससे बीजेपी की सरकार और मोदी और उनका पूरा सिस्टम बुरी तरीके से हिल गया। 8-10 लड़कों के प्रोटेस्ट को आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री, गोदी मीडिया, आईटी सेल, अब प्रधानमंत्री खुद, मतलब आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, तो अगर इतना रिएक्शन हो रहा है तो मैं कहूंगा कि उन लड़कों का प्रोटेस्ट बहुत कामयाब रहा और फाइनली मोदी जी को भी इसमें उतरना पड़ा। और देखिए, पॉलिटिशियन जो है वो फालतू में बात नहीं करता है, मोदी जी भी फालतू में बात नहीं करते हैं। उनको जरूरत महसूस हुई है कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलना चाहिए, और उसकी वजह एक बता दें आपको। एक तो एआई समिट गलगोटिया के कुत्ते की वजह से, रोबोटिक कुत्ते की वजह से काफी बदनाम हो चुकी। दूसरे की बड़े बड़े लोग वहां नहीं आए, स्टेक होल्डर्स नहीं आए। उसी बीच एप्स्टीन वगैरह ये सब भी चल रहा है। लेकिन तमाम दरबारी जो बुद्धिजीवी हैं, जो जातिवादी भी हैं, उनके और मीडिया और गोदी मीडिया, इन सब के बावजूद
इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। होता क्या है कि राजीव जी, शर्ट उतारना हमेशा अश्लीलता नहीं है, एक स्टेटमेंट है। और जो इन लड़कों ने किया वो उसको आप अश्लीलता नहीं कह सकते, वो एक स्टेटमेंट है। और समाज में इसका बड़ा सकारात्मक रवैया जाता है, ये एटीट्यूड दिखाता है। याद कीजिए कि लॉर्ड्स के मैदान में पवेलियन में बैठे हुए सौरव गांगुली, कप्तान भारत के, और जब भारत जीता, और उसके पहले भारत का क्रिकेट जो है वो बड़ा डिफेंसिव था कई वर्षों से, जब उन्होंने शर्ट उतार के घुमाई है लॉर्ड्स के स्टेडियम में, तो वो क्रिकेट टीम में जो एटीट्यूड आया वो आज तक बना हुआ है। वो मील का पत्थर था वो शर्ट उतारना सौरव गांगुली का, उनकी कैप्टनसी और उसके बाद की क्रिकेट टीम में जो अग्रेशन आया है वो उसी शर्ट उतारने से आया है। तो शर्ट उतारना हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, और वो स्टेटमेंट देने में ये लड़के कामयाब हो गए। प्लस उसमें जो लिखा हुआ था कॉम्प्रोमाइज पीएम, विदेशी मेहमानों के बीच में वो संदेश चला गया, वहां विदेशी मीडिया भी था। ये देखिए आप जो कह रहे थे, ये देखिए ये तस्वीर हाँ। देखिए, सौरभ गांगुली यस, आपने भी शेयर किया है प्रशांत जी। यही तो वो इसको इसीलिए शेयर किया कि देखिए ये जो शर्ट उतारना जो है वो एक स्टेटमेंट होता है, अश्लीलता नहीं है। और याद कीजिए कि उसके पहले की क्रिकेट टीम और इस शर्ट उतारने के वाकये के बाद की क्रिकेट टीम का असर आप देखिए। मैं तो क्रिकेट को बहुत फॉलो नहीं करता हूं, जो लोग फॉलो करते हैं वो बताएंगे कि जो एटीट्यूड आया भारत की टीम में, वो एटीट्यूड वहीं से आया। तो जो कल जो प्रदर्शन हुआ यूथ कांग्रेस का, उसमें वो एटीट्यूड दिखाई दिया, जो एटीट्यूड आमतौर पे बड़ी कांग्रेस के अंदर कम दिखाई देता है, और वो एटीट्यूड दिखाई दिया, उससे परेशान है। अब दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी की भाषा शैली है, अभी हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी सूटकेस बांध ही रहे थे अमेरिका में नेगोशिएशंस के लिए। ट्रंप ने 10% से 15% कर दिया टैरिफ। ट्रंप जो है रोज गोलपोस्ट बदलता है। ट्रंप बार बार आके कहता है कि ये हमने सीजफायर करवाया, कितने कितने जहाजों के गिरने की बात करता है। अपनी तरफ से वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मैं नरेंद्र मोदी का करियर चौपट कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ये जो भाषा वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, दरअसल ये एटीट्यूड और ये भाषा उनको बोलनी चाहिए ट्रंप के खिलाफ। ये भाषा उनको बोलनी चाहिए चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तब तो देश की जनता उनके साथ आएगी। ये 20, 22, 21 साल के लड़के, युवा एक्टिविस्ट, उनको उठा के जेल में डाल दिया। जुडिशरी बीमारी बड़ी महान है, उनको डेमोक्रेसी का सही मतलब भी नहीं मालूम है। देखें बाहर की दुनिया में क्या होता है, आप अभी बता ही रहे थे जी। इराक वॉर के दौरान अमेरिका जब युद्ध कर रहा था, अमेरिका में इराक के खिलाफ हमले पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और ये प्रोटेस्टर्स ये कह रहे थे कि आपके हाथ इराकियों के खून में सने हुए हैं। अमेरिका की सरकार से कह रहे थे, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। तो आपको देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कहाँ होते हैं। मैं पहले कह चुका कि प्रोटेस्ट नॉर्थ कोरिया में नहीं होते। आप गूगल करके देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा कि नॉर्थ कोरिया में कभी कोई प्रोटेस्ट हुआ हो। प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक देशों में होते हैं। फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा प्रोटेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां प्रोटेस्ट अलाउड है, वहां डेमोक्रेसी है। और तमाम सारे जो ये जातिवादी और दरबारी बुद्धिजीवी हैं, ये इस डेमोक्रेसी को समझ नहीं पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी को समझ नहीं पा रहे हैं। और
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो संदेश है इनका, ये बहुत गहरा चला गया, इसीलिए नरेंद्र मोदी को रिएक्ट करना पड़ा। और एक आखिरी बात, आज वो मेरठ में 6ठी बार गए हैं। जब भी कोई नया स्टेशन बनता है वो उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं वहां पे। एक रेलवे लाइन बनी है जो मेरठ जाती है दिल्ली से, और वो भी मनमोहन सिंह के समय का प्रोजेक्ट था। लेकिन आप 6 बार चले जाएंगे वहां पे, कुछ भी नया स्टेशन बनेगा तो चले जाएंगे। वहां के रेलवे स्टेशन में कोई नई समोसे की दुकान खुल जाएगी तो वो आप उसका उद्घाटन करने चले जाएंगे। ये तो आप दूसरों का क्रेडिट ले रहे हैं और एक बहुत सामान्य प्रक्रिया को लेकर आप पब्लिसिटी कर रहे हो। वजह के बोल क्या रहे हैं? आप कोई देश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस को गाली दे रहे हो। जिस शब्दावली का इस्तेमाल आपको ट्रंप के लिए करना चाहिए। ईरान को देख लीजिए, ईरान कैसे बात कर रहा है ट्रंप से। तो नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, यूथ कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था शर्टलेस, ये नया एटीट्यूड है युवा का, जेनजी का, और इसने नरेंद्र मोदी को हिला दिया है जी। उनकी भाषा शैली देख लीजिए, तो उस भाषा शैली समझ में आ रहा है कि वो अंदर से हिल गए। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर से हिले हुए नजर आते हैं, इसलिए जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे साफ समझ में आ रहा था कि नरेंद्र मोदी कहां तक हिले हुए हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे भी समझूं कि आखिर ये किस दिशा में जाती हुई तस्वीर नजर आ रही है आपको, और जिसमें नरेंद्र मोदी 6वीं बार आज इस रैपिड रेलवे का अलग अलग स्टेशनों पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तस्वीर तो कुछ और बयां कर रही है, जिसमें एक घबराहट, एक बौखलाहट दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट जो है वो साफ दिखाई पड़ रही थी, और ये समझ में आ गया कि वो जो 11 लड़के गए थे टॉपलेस, उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया के सामने निर्वस्त्र कर दिया। और आज प्रधानमंत्री के श्रीमुख से जो विष्ठा निकल रही थी राजीव जी, वो ये बताती थी प्रधानमंत्री जो है अपने असली स्वरूप में आ गए हैं, मतलब जो उनका असली स्वरूप है वही सामने आ रहा है। और जो आपने शब्द इस्तेमाल किया नंगई, जो है वो नंगई जो है वो मैंने नहीं, वो मोदी जी के शब्द। उन्होंने मोदी जी ने और कांग्रेस पार्टी सुप्रिया श्रीनेत ने, और सुप्रिया श्रीनेत ने नंगई शब्दों का हम लोग तो उनके शब्दों को उधार लेते हैं अमलेंदु जी, हम लोगों के कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ है जो है वो पहुंचा देना, हमारा कुछ भी नहीं है, जो है सो तेरा है। हम लोग तो वैसे भी ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे जी। मोदी जी ही लेके आए हैं, चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है, मोदी जी ही लेकर जाएंगे। अब यहाँ से पता नहीं कितने क्विंटल गाड़ियां लेके जाएंगे, वो जो कहते रहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन हम लोग तो जो राजीव जी खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ ही जाएंगे। तो हम लोग तो चूंकि बायोलॉजिकल है तो खाली हाथ आना है, खाली हाथ ही जाना है। कफन में किसी की जेब नहीं होती, लेकिन मोदी जी जो है वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, कुछ भी कर सकते हैं बहरहाल। तो लेकिन राजीव जी 11 लड़कों ने प्रधानमंत्री को इस स्तर पर ला दिया कि जो उनका असली स्तर था वो देश के सामने आ गया। तो ये राजीव जी एक तरीके से ये उपलब्धि जो है वो इन कांग्रेस के 11 लड़कों की समझी जा सकती है। अब जहां तक राजीव जी प्रश्न ये है कि साहब ये टॉपलेस होकर प्रदर्शन करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बड़ी इस पर बातें हो रही हैं। लेकिन राजीव जी अगर मेरी याददाश्त साथ सही दे रही है तो 15 जुलाई 2004 मणिपुर में एक प्रदर्शन हुआ था और महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, निर्वस्त्र होकर किया था, और असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने किया था। थंगजाम मनोरमा नाम की महिला थी, उसके साथ उसका पहले अपहरण हुआ, उसके बाद फिर जब उसकी लाश मिली तो ये बताया गया कि उसके साथ गलत काम किया गया था, और उसके बाद फिर वो असम राइफल्स के ऊपर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन हुआ था। ये भारत में ही हुआ, मुझे ध्यान पड़ रहा है 15 जुलाई 2004 थी। और इरोम शर्मिला चानू का एक लंबा जो था वो आमरण अनशन जो था उसके खिलाफ चलता रहा, लंबे समय तक वो आमरण अनशन इरोम शर्मिला चानू का चला। तो ये इस तरीके के प्रदर्शनों की होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का प्रदर्शन पहली बार किया जा रहा है। और कोई साहब ये जैनजी जो आप जैनजी के ऊपर आप डाल दी कि जैनजी के इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं जैनजी, तो पुलिस भी यही कह रही है कि जैनजी को भड़काना चाहते थे। नेपाल में जिस तरीके का जैनजी प्रदर्शन हुआ,
तो जेनजी ने प्रदर्शन किया या किसने प्रदर्शन किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस प्रदर्शन के जरिए संदेश क्या दिया जाना था, वो संदेश कहां तक पहुंचा। संदेश दिया जाना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं और इतना अधिक सरेंडर कर चुके हैं कि देश की संप्रभुता के साथ भी समझौता कर रहे हैं। वो संदेश देने में ये लोग कामयाब हो गए। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है, उससे संदेश और गहराता चला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री कहे कि भाई आप लोग तो पहले ही नंगे थे। अरे भाई ठीक है, नंगे थे, अब ठीक है, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती थी कि राजा भी नंगा है। अब इन्होंने तो बता दिया कि राजा भी नंगा है। जो प्रधानमंत्री की भाषा है और सुप्रिया श्रीने तो उसमें जिस तरीके से पलटवार कर रही हैं, वो तो यही कहा जा रहा है कि राजा नंगा है। अब ये सबके सामने आ गया कि किस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी, इस पे सहमतियां हो सकती हैं। साहब विदेशी मेहमान आए हुए थे कि उस पर जाके करना चाहिए था, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। अरे भाई आप भी तो विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन करते हैं, अभी भी आप क्या छोड़ देंगे प्रदर्शन करना। तो ये राजीव जी जिस तरीके भाई की विदेश में जाके, साउथ कोरिया में जाके आप कह रहे हैं कि पहले 2014 से पहले देश में, भारत में पैदा होना क्या था, कलंक था। कलंक था। अरे कहाँ पैदा हो गए, हाँ, अरे कहाँ किस देश में पैदा हो गए। ये हमारे देश की धरती पे कितना भारत को प्रधानमंत्री ने, चूंकि प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, अभी भी हैं, तो उन्होंने इस ढंग से भारत की छवि को गिराने की कोशिश की है। तो आज क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री की छवि गिरे। और राजीव जी देखिए जी, इन 11 लोगों ने तो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए, प्रधानमंत्री के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो लगातार भारत का अपमान करते हैं। बड़ा अंतर है। ये 11 लोग जो है ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इज कम्प्रोमाइज। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ था, 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अब हो रहा है। ट्रेनों को, राजीव जी ट्रेन के स्टेशन पर जाकर कैंटीन के उद्घाटन के लिए हरी झंडी दिखाना, ये तो वास्तव में 2014 के बाद ही हो रहा है, इससे पहले नहीं होता था। तो लेकिन ये जो प्रधानमंत्री करते हैं वो भारत का अपमान करते हैं और लगातार करते हैं। पिछले 2014 से लेकर अब तक शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत का अपमान ना करते हो। आप अगर देश के विपक्ष के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये सिर्फ मेरठ के लोग सुन रहे हैं? इसे बाकी दुनिया नहीं सुन रही है? कि आप 140 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, जिसका लंबे समय तक देश पर शासन रहा, जिसने कई प्रधानमंत्री दिए, आप जब बाहर जाते हैं तो आपको मजबूरी में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाना पड़ता है। आप उस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि देश तो जानता था कि आप नंगे हैं। ये सारी दुनिया सुन रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजीव जी, कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ते जब भारत का अपमान नहीं करते हो। और इसीलिए राजीव जी ये बौखलाहट प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़ती है, क्योंकि इन 11 लड़कों ने भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत थी वो देश और दुनिया के सामने लाकर रख दी है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का बौखलाना जायज है राजीव जी। प्रधानमंत्री का बौखलाना जायज है, ये कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ ही। जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जयशंकर जी भी हैं, हमारे तमाम साथी बने हुए हैं। ज़रा पहले आता हूं प्रफुल्ल कोलखियान जी आपके पास, फिर संजय जी आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, उधर असम में जो हुआ वो तस्वीरें भी आपने देख ली, पश्चिम बंगाल में भी इसका रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शंस जो हैं उधर की भी हैं। ज़रा लेके आना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है वहाँ के वीडियो को शेयर करते हुए, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए, फिर आता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो हुआ वो सिर्फ एक कार्यालय पर हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भाजपा से जुड़े गुंडों द्वारा कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जिस प्रकार हंगामा, तोड़फोड़ और अभद्रता की गई, उसका वीडियो साफ बता रहा है कि ये लोग विचारों से नहीं, हिंसा से राजनीति करना चाहते हैं। ये केवल पोस्टर नहीं फाड़ रहे, ये राजनीतिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक अस्मिता को रौंद रहे हैं। उस वीडियो को ज़रा देख लेते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रफुल्ल कोलखियान जी के पास आता हूँ। जरा वीडियो ले आइए स्क्रीन पे और वीडियो देखिए।
तो सुन रहे थे, प्रफुल्ल जी देख रहे थे, ये है मध्य प्रदेश भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और उसके समर्थक जो कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर दफ्तर पहुंच के तोड़ फोड़। और नरेंद्र मोदी अगर कहें कि ये लोग तो शुरुआत से ही नंगे हैं, तो फिर तो आप एक वो दे ही देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे आपने हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई देकर सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे, एप्स्टीन की आत्मा से मिलेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो वही है ना। सर नमस्कार, सभी साथियों और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अमरेंदु सर ने इशारा किया कि राजा जब कपड़े का हवा का लिबास पहन के शहर में घूम रहा था तो बच्चा बोला भीड़ से, राजा असल में तुम नंगा हो। ये नंगापन क्या होता है? और ये भारत के संदर्भ में और कांग्रेस को बोल रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे और उनको दुनिया हाफ नेकेड कहती थी, चर्चिल बल्कि कहते थे अधनंगा फकीर, तो वे अधनंगे रहते थे। इन्होंने शर्ट उतारा और शर्टलेस तो पहली बार हुआ नहीं है। हाल के फिलहाल 10-15 साल के इतिहास को भी याद करें तो कई जगह हुआ। मणिपुर का उदाहरण तो अमरेंदु सर ने दे ही दिया। पोप के खिलाफ हुआ, पुतिन के खिलाफ हुआ और कई जगहों पर ये हुआ है, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, सभी जगह पर होता है। और नंगापन वह नहीं है जो वहां दिखा रहा है। मैं और सांस्कृतिक संदर्भों में न भी जाऊं तो आपको याद दिलाता हूं कि शरीर से नंगापन नहीं होता है। नहीं तो हमारे यहाँ दिगंबर जैन की इतनी समृद्ध परंपरा है, कोई उसे उस भाषा में नहीं कहता है। तो नंगापन क्या होता है? नंगापन होता है चरित्र का नंगापन। नंगापन वो होता है जो एप्स्टीन फाइल में दर्ज है और जो एक दिन आएगा और पता चलेगा कि नंगा नाच क्या होता है। बड़बोलेपन की भी एक हद होती है और कांग्रेस ने इनकी ठीक दवा निकाली है। और पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस इनको, जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिसको बोलते हैं तुर्की बतुर्की, इनको जवाब देने के लिए अपने सांगठनिक ढांचे का खाका खींचा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, अजय माकन, और प्रसिद्ध जो हमारे आईनजीबी जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं वकील साहब जो थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ शब्दों में जिन 4 चीजों को बात कही, इसमें रैपिड रिस्पांस जो है वो जबरदस्त था। उसमें जो था उनका जो 5 से 7 सदस्यों का जिला में इस तरह का सेल रहेगा जिनके पास तुरंत संपर्क किया जा सकता है। डिजिटल डायरेक्टरी लाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे और कांग्रेस इस लड़ाई के लिए एकदम ग्रास रूट लेवल से तैयार अगर हो रही है तो इनका कांग्रेस निश्चित रूप से जवाब देगी। देखिए, आपने सर बड़े विश्वास के साथ चर्चा की इंडिया गठबंधन की, और करना भी चाहिए। आपने ठीक ही कहा, हम लोग तो कौन होते हैं उन पर टिप्पणी करने वाले। यहाँ का मैसेज वहां हमारा देना इतना ही काम है, विश्लेषण करना हमारा काम है। लेकिन हमारा विश्लेषण ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के जो अपने लक्ष्य थे वे अलग अलग थे। और इन राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों की राजनीति में हमें फर्क करके तब भारत के नागरिकों को उन पर भरोसा करना होगा। कांग्रेस एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ उनकी सत्ता से लड़ाई नहीं लड़ रही है, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था, उनकी पूरी की पूरी नियति, उनकी पूरी की पूरी नीति से लड़ाई लड़ रही है। वो जो भारत को बनाना चाहते हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई लड़ रही है। बाकी जो इसमें घटक दल थे, अभी देखिए कि शरद पवार जी ने जिस ढंग से कहा था अभी वो बीमार हैं, हम उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अजित पवार के निधन के तुरंत बाद कहा था इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, एक स्वाभाविक घटना है, इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। आज उनके परिवार से ये बात उठ रही है कि क्या क्या हुआ था, इसकी जांच की बड़ी गहन जरूरत है। आज वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी घटना पर देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कोई साफ साफ बयान नहीं दिया है। उन्हें लग रहा है क्योंकि देखिए ये भी सत्ता में है और सत्ता का चरित्र अपनी जगह पर एक जैसा हो जाता है। और मैं फिर कहूँ आपसे कि वहां जब ये हमेशा कोशिश रहती है इन प्रांतीय पार्टियों की, मैं क्षेत्रीय नहीं कहूंगा और प्रांतीय पार्टी कह लीजिए, तब तक का एक शब्द चलाता हूं,
प्रांतीय पार्टियों का लक्ष्य हमेशा यह रहता है कि केंद्र में जो भी हो उसकी राजनीति की आलोचना करते हुए अगर हम यहाँ पर सत्ता में है तो उसकी आंच हम पर नहीं आनी चाहिए। ये आपको वीडियो डाउन होगा और इसी तरह का अगर ये आचरण होगा, इसी तरह से अगर विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि सत्ता के खिलाफ तो लोगों के मन में हर जगह पर विरोध रहता ही है। तो इसलिए इनका बयान यह है, इनको दिल्ली से नहीं, इनको यहीं से मतलब है। राहुल गांधी के सामने एक बड़ी राजनीति है और उस बड़ी राजनीति में वो जो है सो अपना स्वार्थ और सत्ता को नहीं देख रहे हैं। कौन ऐसा नेता होगा जो खुलेआम मन से कहेगा कि चुनावी हार जीत की परवाह किए बिना मैं अपनी नीति पर टिका रहूंगा? है किसी में साहस? अगर यह नाटकीय वक्तव्य ही था तो कोई ऐसा नाटक खेल करके दिखा दे, कोई ऐसा वक्तव्य लेकर के दिखला दे। आज पूरे भारत में जो इन्होंने भारत को नंगा कहा, अब तो इनके लोग शंकराचार्य को नंगा कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या है नहीं है, उनका क्या केस है लेकिन जिस ढंग से पेश आ रहे हैं उस ढंग से तो यही साबित हो रहा है। इसीलिए इनका 1-2 दिन चलेगा, लेकिन मैं ये बधाई देता हूं उन युवा कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सरलेस होकर के अपने संदेश को इतना जबरदस्त ढंग से जनता तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। ये ध्यानाकर्षण था। और किस समिट में किया? आप ग्लोबल समिट के बोलते हैं। जिस ग्लोबल समिट में हमारी नाक कट गई, जिस ग्लोबल समिट में कुत्ता भी हमारा वफादार नहीं रहा, जी चीनी कुत्ता भी हमारा वफादार नहीं रहा, और उस ग्लोबल समिट की बात बोल रहे हैं जहां चोरी हो गई थी, वहां नाक कटी शर्टलेस होने से। 6-7 लड़कों, 11 लड़कों, 12 लड़कों के शर्टलेस होने से नाक कट गई। ये बिल्कुल नहीं। अब ये समझिए कि बेजुबान होते जा रहे लोकतंत्र को जुबान मिली इससे। प्रोटेस्ट की राजनीति खत्म होकर के उपद्रव की राजनीति पर विराम लगा और प्रोटेस्ट की राजनीति शुरू हुई। अगर विरोध की राजनीति अपना काम करेगी तो जाहिर है कि उपद्रव की राजनीति को पीछे हटना होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति उत्तेजना, उन्माद और उपद्रव की राजनीति रही है। इस उत्तेजना, उपद्रव और उन्माद की राजनीति के खिलाफ अगर लोकतांत्रिक विरोध की राजनीति का यह प्रदर्शन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने किया है तो देश की तरफ से उनको बधाई दी जानी चाहिए। आप आलोचना प्रत्यालोचना करते रहेंगे, लेकिन जिस मैसेज को उन्होंने देना चाहा कि नाक कहां कटी है, अगर इज्जत की चिंता होती है कि भारत के राष्ट्र को प्रतिष्ठा पर आंच आई है तो जांच कीजिए कि भारत की प्रतिष्ठा को जांच कहां से लगी है। तो इसलिए मैं उन लोगों को बधाई देता हूं और ये कहता हूं कि बेजुबान होते लोकतंत्र को एक जुबान मिली और राजनीति को उत्तेजना, उन्माद और इससे बाहर निकाल करके, उपद्रव से बाहर निकाल करके एक लोकतांत्रिक विरोध की स्थिति में लाई। अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस नंगी या नंगे लोगों की पार्टी है तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो आधे कपड़े में ही रहते थे, जिनका कपड़ा उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। इसलिए तो कह रहे हैं इनको सबसे ज्यादा तकलीफ तो महात्मा गांधी से है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। अगर गहराई में जाइए तो महात्मा गांधी से ज्यादा तकलीफ तो है ही। गोडसे वाली पार्टी को महात्मा गांधी से तकलीफ होगी ही होगी। और गोडसे वाली पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोडसे का महिमा मंडन करने वाली एक साध्वी और महात्मा गांधी को गोली, उनके फोटो पे गोली मारने वाली एक साध्वी, उसको अगर आप कहीं और पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात को मेंशन करना ज़रूरी है। जल्दी से आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास, फिर संजय जी आपके पास भी आता हूँ। जयशंकर जी, ये पूरे घटनाक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, चलिए युवा कांग्रेस के युवाओं ने, चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए उन लोगों ने नंगाई की, मान लिया, यही कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो पार्टी नंगी पार्टी है, तो मान लो ना कि वो ऐसा ही काम करेंगे। जब पार्टी ऐसी है तो ऐसा ही काम करेंगे, तो आप क्यों कह रहे हो? आप अपनी जुबान क्यों खराब कर रहे हो? सवाल तो यह पैदा होता है। और नहीं तो यह मानिए कि उनके प्रोटेस्ट, यानी कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के जो वहां प्रतिनिधि गए, नेता गए, उनके प्रोटेस्ट से आप बौखला गए हैं, हिल गए हैं, तिलमिला गए हैं, और इसीलिए पूरे देश भर में आपने अब नंगा नाच करना शुरू कर दिया है। यह कहा जाए फिर
जयशंकर जी। क्या कहा जाए, मतलब अपने भाषणों से, अपने बयानों से प्रधानमंत्री जी अपने बारे में लगातार बताते रहते हैं कि वे क्या हैं। उनके बारे में हम लोग मतलब मणिशंकर अय्यर से तो कभी इत्तेफाक नहीं रखे उस ढंग से, उनके बड़बोलेपन या जो भी कहिएगा, लेकिन एक बार इनके बारे में जो कहा था वो लगातार उसको ये चरितार्थ करते जाते हैं। देखिए मुश्किल क्या है कि ये लोग मानसिक और वैचारिक रूप से फासिस्ट हैं। लोकतंत्र इनके दिल दिमाग में कहीं से है नहीं। जब विपक्ष में रहते हैं तो ठीक है, वो सारे काम करते हैं, धरना प्रदर्शन उग्रता ये सब सारे काम करेंगे, मस्जिद तोड़वा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, ये सब सारे करेंगे वो लोग। लेकिन सत्तारूढ़ होते ही उन पर हिटलर की आत्मा उनके सामने प्रवेश कर जाती है। अगर वो डेमोक्रेटिक होते, लोकतांत्रिक होते तो ये कहते कि भाई एआई समिट में हमारे विपक्ष के कुछ नौजवानों का प्रदर्शन जो शर्टलेस थे या जैसे भी रहे होंगे, उनका प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि इस देश में जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन चूंकि आप लोकतांत्रिक हैं नहीं और इस देश में लोकतंत्र है नहीं, इसलिए आपकी जुबान से बात निकल ही नहीं सकती है। जो जो वीडियो हमने देखा अभी तक, जो यूथ कांग्रेस के 11 लड़कों का, उसमें कुछ शर्ट पहने हुए हैं, कुछ टी शर्ट पहने हुए हैं, कुछ शर्टलेस भी हैं, उसमें से फुहड़ता कहीं नहीं नजर आ रही है। प्रोटेस्ट तो आ रहा है, प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। और हम तो बार बार यही कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सोई हुई पार्टी के नौजवानों को लड़ने का जज्बा बना दिया है, जज्बा दे दिया है, जीत का एक जज्बा सिखा दिया। जैसा प्रशांत कह रहे थे, सौरव गांगुली वाला उस मैच को हमने देखा था, किस तरह से हारते हुए भारतीय टीम इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में जीत गई थी क्रिकेट का मैच, और सौरव गांगुली ने शर्ट उतार करके लहराया था, बगल में राजीव शुक्ला भी बैठे हुए थे वहां पर जी। तो वो एक जज्बा था, उसने जज्बा कायम किया। वो राहुल गांधी ने यही जज्बा आज यूथ कांग्रेस के नौजवानों के दिल दिमाग में भर दिया है, जिसको लेकर के गए थे। वो क्या करने गए थे? प्रोटेस्ट करने गए थे। अब आपको याद आ रहा है कि पड़ोस के घर शादी होती है तो पड़ोसी क्या करते हैं? भाई पड़ोस के घर में, जिसके घर में शादी होती है, वो भी क्या करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपकी तरफ से गाली नहीं देता है विपक्ष को, आप तय नहीं कर पाते हैं में है कि विपक्ष में है। आप लगातार कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं, गालियां देते हैं, आप शब्द निकालते हैं। जब आप कह रहे थे किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि वो बार बाला और वो डांसर और वो कांग्रेस की विधवा और क्या क्या बातें, तो उससे देश की दुनिया भर में बदनामी हो रही थी कि नाम हो रहा था। जब आप, जैसे आपने बताया, वही मैं भी कहने जा रहा था कि जब आप दक्षिण कोरिया और दुनिया के और कई देशों में भी जाकर के भारत के बारे में, भारत सरकार के बारे में नहीं, भारत के बारे में जाकर के जिस ढंग की घिनौनी बातें करते थे, अरे साहब 2014 से पहले तो लगता था किस देश में कहां पैदा हो गए, शर्म आती है, शर्म आती थी, आज बदल गया है देश। ऐसी तमाम ऐसी बातें करते थे जिसपे देश का नाम रोशन होता था या देश की बदनामी होती थी। ये मोदी जी या उनके लोग बता सकते हैं। अभी एआई समिट में जो काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उससे मोदी जी को बताना चाहिए कि इससे देश का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ या बदनामी हुई, ये तो बताना चाहिए आपको। ये आप नहीं बताएंगे। रोज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपकी पैंट उतार करके आपको नंगा कर रहा है। रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दे देगा जैसे लगेगा कि आप उसकी कठपुतली हैं और नाच रहे हैं, उसके इशारों पे नाच रहे हैं, और बात भी सही होती जाती है। अच्छा, संजोग की बात यही है कि यही बातें 10 दिन 20 दिन पहले राहुल गांधी कर चुके होते हैं, और उसी पे वो मुहर लगाता है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, और जो कहता है वो वही आप करते भी जाते हैं। रूस से तेल खरीदना आपने बंदी कर दिया हमारी कंपनियों ने जी। ईरान से समझौता आपने चाबहार पोर्ट से अपने को विड्रा कर लिया, वहां से तेल भी नहीं ले रहे हैं आप। वो कह रहा है कि आप वेनेजुएला से खरीदिए, अब आप कह रहे हैं कि उससे अगर ठीक होगा हम खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। तो रोज तो वो आपको नंगा कर रहा है, एक बार भी आपके मुंह से नहीं। टैरिफ मतलब हमारा जो टैरिफ था उसको 0 कर दिया और अपना टैरिफ बढ़ा दिया, और वहां के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया उसके
अगले ही दिन उसने और बढ़ा दिया, 10 से 15% कर दिया। हमारी डील होते होते रह गई, जैसा बता रहे थे कि भाई ये लोग ब्रीफकेस अटैची उची पैक करके जा रहे थे, बीच में डील ही रुक गई, टल गई। तो ये सारी चीजें रोज रोज हो रही हैं, लेकिन अब उससे आपको पता नहीं। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम लगातार अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो चीन जाते थे और बीजिंग में उनके ऐशोआराम का इंतजाम कोई राजनयिक करता था, डिप्लोमेट करता था, वहां का राजदूत करता था, उसके बदले में उसको यहाँ केंद्र सरकार में जगह मिली, मंत्रालय मिला। आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि ये स्वामी झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि वो एक साथ एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वहां के तत्कालीन राजदूत जो आज भारत के विदेश मंत्री भी हैं, हमारे नाम राशि, उनकी मानहानि कर रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं। वो तो स्वामी पर मुकदमा नहीं कर, मुकदमा छोड़ दीजिए, आप तो उनको अपनी पार्टी से निकालने तक का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो अपने आप में प्रूव हो रहा है। तो आपको तो बताना चाहिए। अमेरिका के बारे में, एपस्टीन फाइल्स के बारे में स्वामी के अलग बयान आ रहे हैं, अलग सुर आ रहे हैं, और आपके एक मंत्री का नाम लगातार उछल रहा, लगातार आ रहा है। भाई इससे अधिक बेशर्मी और दुनिया भर में बदनामी कहीं हो सकती है क्या, कि ब्रिटेन का राजकुमार गिरफ्तार हो जाता है, एपस्टीन फाइल्स में नाम आता है, तो दुनिया भर में तमाम इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं एपस्टीन फाइल्स में, जिसका नाम आ गया। अब वो सही है गलत है क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन नाम आते ही लोगों का रिजिग्नेशन हो रहा है। हमारे यहाँ बेशर्मी से आप उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वो खुद ही कह रहा है कि हाँ हम 4 बार मिले थे। क्यों मिले थे भाई जनाब? भारत का नाम रोशन करने के लिए मिले थे। वो दुनिया भर का जो सबसे बड़ा यौन अपराधी, दुष्कर्मी, उससे आपकी मुलाकातें होती रहती थी। अब उसे लेन देन, क्या लेन देन होता था, क्या होता था, गॉड नोज। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको सफाई देनी चाहिए थी। दुनिया भर में जो हमारी जगहसाई हो रही है उसके बारे में आपको नहीं है, लेकिन कांग्रेस नंगी थी और आपको अर्धनग्न होने की क्या जरूरत है, वो आप तो पहले ही से नंगे हैं। अरे भाई साहब, आप खुद ही नंगे हैं। आप अपनी भाषा से साबित कर रहे हैं कि आप नंगे हैं। मैं बड़े शंकर अय्यर की भाषा नहीं बोलना चाहता हूं मैं कि आप क्या हैं, लेकिन आपने अपनी नग्नता का अपने शब्दों से, अपने भाषा से आपने सब दुनिया भर को बताया है, क्योंकि आप डेमोक्रेट हैं नहीं। तो राजीव जी ये हालत है, लेकिन ये अच्छी बात है। मुझे जिस बात की कई बार मैं इस मंच से भी कांग्रेस के लोगों की आलोचना भी करते रहता था कि कब उतरोगे सड़कों पे, कब लड़ने का जज्बा दिखाओगे, कब संघर्ष का जज्बा दिखाओगे। इन नौजवानों को बहुत बधाई कि जा करके वहां पे अपनी बात उन्होंने रखा और विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया। हमको याद है, हम लोग भी बचपन में, युवा अवस्था में जब थे, छात्र युवा अवस्था में थे, तो जा करके सड़कों पे प्रदर्शन करते थे। मुझे याद है इंदिरा जी, उस समय इंदिरा गांधी जी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई थी अपना बयान देने के लिए। उनका बयान होने वाला था और हाईकोर्ट के गेट के बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। कुर्ते पहने थे, नीचे काले कुर्ते पहने थे, निकाल करके नारा लगाना शुरू कर दिया था। पुलिस जो करती है वो करती की, वो पुलिस ने किया, उसमें कहीं ये बात नहीं है जी। लेकिन करते तो थे हम लोग, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करते ही रहते, आए दिन होता रहता था। और आपको बहुत बुरा लग गया भाई। क्यों बुरा लग गया? क्योंकि आपके दाल में काला है, और दाल काली अगर दिखने लग जाएगी तो उससे आपकी जगहसाई होगी। मुझे नहीं लगता कि नौजवानों ने जो शर्टलेस या टॉपलेस या जो भी कहिए वो प्रदर्शन किया है, उससे जगहसाई नहीं हुई है। उससे तो लगा कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र जिस रूप में भी है उसे बनाए रखने की एक कोशिश है, एक कवायद है। उसे ये, इस प्रदर्शन से ये साबित होता है, और हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा काम किया है और करते रहना चाहिए। लाठी और डंडों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जो ये लोग गुंडे हैं बेसिकली ना, जिस ढंग से भोपाल में गुंडई हुई है, जिस ढंग से आसाम में गुंडई हुई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा या उनके और लोगों ने मिलकर के किया है, वो क्या है उसके बारे में तो एक बार भी कभी कहेंगे नहीं। बीजेपी वाले कभी बोलेंगे ही नहीं। तो अपना परिचय ये खुद ही दे रहे हैं। बेसिक बात ये है राजीव जी, जो मान के चलना चाहिए, हम तो मान के चलते ही चलते हैं, कि बेसिकली ये लोग नाजीज हैं, ये लोग फासिस्ट हैं। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर, इनके आदर्श हैं, आइडियल हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जब सत्ता मिल गई है तो फिर उसी ढंग से ये काम कर रहे हैं। लेकिन
हिटलर का भी अंत हुआ था, मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। तो ये बात इनको पता नहीं याद है कि नहीं है, इनको याद रखना चाहिए। और इसी तरह से अगर नौजवान सड़कों पे आते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तख्त उछाले जाएंगे। जी राजीव जी। जी, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त उछाले जाएंगे। जी वे सब तख्त गिराए जाएंगे। चलिए, लेकिन संजय जी क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सब हमाम में सब नंगे हैं। ऐसा कोई नहीं है, मोदी जी अकेले हैं और अपनी तरह के अकेले हैं। और वो जो कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं या जैसे रिएक्ट करते हैं, उससे वो अपना, मैं नहीं कहूंगा कि नंगापन दिखाते हैं, उससे अपना वो यूनिकनेस दिखाते हैं जो नंगाई के काफी करीब है। तो और मैंने सीधी सी बात है कि ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ तो था ही नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नहीं था। ये तो सरकार के खिलाफ था, सरकार की नीतियों के खिलाफ था, सरकार के आयोजन के खिलाफ था। बीजेपी ने उसको अपने ऊपर क्यों ले लिया? और प्रधानमंत्री जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं, जिस ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें वो पूरा मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था ही नहीं। और चुनाव के बाद पक्ष विपक्ष सब मिलकर सबको देश के लिए काम करना है। तो आपने आधी माने 60% भारत को छोड़ दिया है और कह रहे हैं कि नहीं हम ही चलाएंगे क्योंकि हम जीते। तो आप उनकी ना संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ना प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं, ना योग्यता का उपयोग कर रहे हैं। उसका असर दिखाई दे रहा है। अगर इस आयोजन में राहुल गांधी को भी बोलने के लिए कहा जाता तो सिर्फ उसी से लगता कि बहुत कुछ हो गया। सिर्फ राहुल गांधी ने 5-10 मिनट जो बोला होता उसी से लगता कि कुछ हो गया। बिल गेट्स अगर बोल पाते, उनको बोलने दिया जाता तो ही लगता कि कुछ हो गया। लेकिन वो सब नहीं हुआ और वो आपके कारण नहीं हुआ। आपके कारण मतलब सरकार के कारण नहीं हुआ। बिल गेट्स को आपने बुलाया और आपने मना किया कि नहीं किया, आज तक किसी को पता नहीं है कि बिल गेट्स ने तो पहले कहा था कि हम आएंगे और सरकार नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी कि बिल गेट्स नहीं आएंगे, बिल गेट्स आएंगे। तो बिल गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि नहीं वो तो आएंगे, और जब नहीं आए तो बिल गेट्स फाउंडेशन ने यही कहा कि नाम नहीं इसलिए नहीं आ रहे। तो नाम किसने हटाया? बिल गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि हटा दो, या सरकार ने हटा दिया, या आयोजकों ने हटा दिया? तो अगर नाम हट गया तो बिल गेट्स को आना नहीं था, लेकिन सरकार ने हटाया, उनको आने से रोका, या वो खुद नहीं आए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और किसी खबर से स्पष्ट नहीं होता है, और हमारी मीडिया ने बताया नहीं अभी तक कि क्या है। जाहिर है मैंने वो बताएंगे नहीं तो मीडिया भी कहां से बताएगा। लेकिन मीडिया को अगर पूछकर बताना चाहिए था। और जो लोग उनकी सेवा भक्ति करते हैं, या जो लोग ये चिंता करते हैं कि पार्टी की बदनामी ना हो, या पार्टी गंभीर दिखे, या पार्टी चुनाव जीतती रहे, उनको ये बताना चाहिए था कि सरकार ने क्या किया या नहीं किया। और जिनका काम रिपोर्टिंग है उनको भी बताना चाहिए। तो वो सब किसी ने नहीं बताया कि बिल गेट्स को आने से रोका गया या बिल गेट्स अपने आप नहीं आए। और जाहिर है कि बिल गेट्स को रोका गया, तो आप बुलाकर रोक देंगे, इसको हम क्या कहें? बिल गेट्स जैसे आदमी को वहां से बुलाकर, और उनका सारा कार्यक्रम जो इसमें होना था नायडू के साथ, वो सब हुआ। तो और जो सरकार के समर्थक हैं, और यहां नहीं हुआ, तो जाहिर है आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। और तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, और बुलाए थे तो उनको बोलने देना चाहिए था। और जरा से भी आप तय नहीं कर पाए, और सूत्रों के अनुसार और ये वो करके आपने चेक किया, वाटर टेस्टिंग उसको कहा जाता है। और उसके बाद आपने ही, या बड़े आयोजकों ने शायद तय कर लिया कि बिल गेट्स को मना करता है, बिल गेट्स ने मान लिया कि ठीक है। लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने आयोजन किया, उसी से सरकार की या आयोजकों की पोल खुल गई। और उसका विरोध अगर किया गया तो वो सरकार, आयोजन वगैरह वगैरह का विरोध था। और उसके जवाब में कांग्रेस कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं था। तो जो इन्होंने किया उससे बीजेपी की राजनीति दिखाई देती है, या बीजेपी की राजनीति तंगी होती है। तो वो हुआ। और जैसे है कि राहुल गांधी ने कह दिया, पहले मोदी जी सूट ही पहनते थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि सूट बूट की सरकार है, उसके बाद से मोदी जी ने सूट पहनना ही छोड़ दिया है। और आप वो फोटो देखिए जो इस सम्मेलन की जो फोटो है, सबके साथ हाथ उठाए हुए, उसमें मोदी जी अकेले सबसे बूढ़े और सबसे अलग दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सूट नहीं पहना है, सब लोग सूट पहने थे। सूट एक ड्रेस है, और ऐसा तो है नहीं कि वो विदेशी है। तो आप लेकिन सूट बूट नहीं पहनेंगे क्योंकि आपको राहुल गांधी ने कह दिया कि सूट बूट की सरकार है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो सूट पहनता है वही सूट बूट की सरकार चलाता है, और आप सूट नहीं पहनेंगे और कुर्ता पजामा पहन लेंगे तो सूट बूट वाले नहीं होंगे। सूट बूट का मतलब मोटा मोटी यही होता है, अच्छे महंगे कपड़े,
ये थोड़ी होता है कि टैग लगाएंगे तभी सूट पूरा होगा। तो मोदी जी ने वैसे ही समझते हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं जो उनके उसमें दिखाई दे रहा है। और मुझे बिल्कुल अटपटा लगा कि अकेले मोदी जी उसमें सूट में नहीं थे और लगभग सब लोग एक कलर के सूट में थे, एक तरह के सूट जो स्टैंडर्ड कलर है, ब्लू, ब्लैक, नेवी ब्लू, यही कलर होता है सूट का, पुरुषों के सूट का या पुरुषों के ड्रेस का। सब लोग उन्हीं में से किसी एक कलर में थे, मोदी जी अकेले दिख रहे थे। तो अकेले और अलग तो मोदी जी है ही है, यूनिक है, और वो बार बार उनके हर काम में, हर बयान में दिखता है, और इस बार भी दिखा। तो दोनों चीजें हुई कि एक तो जो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था उसको बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने ऊपर ले लिया और उस पर रिएक्ट वैसे करने लगे जैसे कि दो दुश्मन करते हैं या दो गिरोह लड़ते हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं था या कांग्रेस का विरोध वैसा नहीं था। तो आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति को कैसे देख रहे हैं, आप विरोध को कैसे देख रहे हैं, आप व्यवस्था के विरोध को कैसे देख रहे हैं, ये सब दिख गया और इसमें पूरी तरह कमजोरी दिखी। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने किसी से राय की होती, किसी से, तो कोई नहीं कहता कि इस तरह की बात करिए या इस तरह से बोलिए या इस तरह से जवाबी कार्रवाई करवाइए। चूंकि करते नहीं है और चूंकि कोई रोक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए सब हो जाता है, उसके बाद उसको डिफेंड किया जाता है। सब हो गया, उसके बाद उसको डिफेंड किया जा रहा है। और चूंकि वो मारपीट हो गई, हिंसा हो गई, मैंने कई लोगों को चोट लगी है, तो अब उसको डिफेंड करने के लिए या उससे ध्यान हटाने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप ही नंगे हैं। अब हम लोग नंगाई पे बात कर रहे हैं, इस पे नहीं बात कर रहे हैं कि वहां जाकर के कितने लोगों को चोट लगी। और उसमें चोट अगर बीजेपी वालों को लगी तो कांग्रेस वालों को भी लगी है, पुलिस वालों को भी लगी है। दोषी कौन है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी नंगाई एक नया मुद्दा गया है। तो जब कुछ मुद्दा गंभीर होता है तो मोदी जी उसको किसी और तरफ, किसी फूहड़, घटिया, अश्लील सब्जेक्ट की तरफ मोड़ देते हैं और इसमें भी यही हुआ। अभी मुद्दा क्या है कि अमेरिका से इन्होंने ट्रेड डील कर लिया, ट्रेड डील में भारत के हित बेच दिए गए, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है, देश को बेच दिया, वगैरह वगैरह। और आज के अखबारों में खबर क्या है कि अमेरिका ने ट्रंप ने 10% को फिर 15% कर दिया। अरे वो सुप्रीम कोर्ट तो उसका मान नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है आप लगा नहीं सकते, वो 10 को 15 कर दे रहा अगले दिन। तो उस फैसले का या उस खबर का क्या महत्व है? तो उसको छोड़ करके जो भारत में जो खबर महत्वपूर्ण है वो कोई खबर नहीं छपी है। SIR पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि 8-9% लोग जो पुराने वोटर लिस्ट से कम हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है कि 9% तो विदेशी नहीं हो सकते हैं ना, और 9% फर्जी नाम भी नहीं हो सकते हैं। 9% लोग कम हो गए क्योंकि आप उसमें ढूंढने लगे थे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और लॉजिकल आपको करना क्या था? चुनाव आयोग ने कहा था कि हम विदेशी को वोटर नहीं बना सकते हैं, इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है। हुआ क्या कि 9% लोग बाहर हो गए, तो 9% लोग विदेशी तो है नहीं। तो आपने किया क्या? वही जो आरोप है कि जिसको आप निकालना चाहते थे उसको निकाल दिया आपने। 8% से 9% लोग बाहर हो गए। तो खबर ये होनी चाहिए थी, छपी क्या है कि ट्रंप ने 10% जुर्माना लगाया था, टैरिफ लगाया था, उसको 15% कर दिया। और वो कब किया? जब सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि प्रेसिडेंट को पावर ही नहीं है। तो अमेरिका की खबर भारत में हो सकता है बड़ी खबर हो, अमेरिका के लिए बड़ी खबर होगी, भारत के लिए भी बड़ी खबर है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो, लेकिन उससे बड़ी खबर थी और कई दूसरी खबरें हैं जिसको छोड़ करके ये छपा जा रहा है। तो ये हमेशा मोदी जी यही करते हैं कि जो मूल मुद्दा होता है, प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, क्यों किया, वो सही था, गलत था, उसके जिस विषय के विरोध में किया, वो सबको छोड़ करके वो नंगाई पे बात करने लगे जो मुद्दा ही नहीं है। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही उन्होंने 10 साल निकाल दिया और ऐसे ही आगे भी निकालते रहेंगे। और ये सबसे गड़बड़ है जो गोदी मीडिया के सहयोग से ये कर पा रहे हैं। अगर गोदी मीडिया रोज लिखे कि देखो मोदी जी ने आज ऐसे मुद्दा बदल दिया, ऐसे मुद्दा बदल दिया, तो एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो उनको करना नहीं है क्योंकि उन्होंने सबको ये कर रखा। तो रोज ये चीजें भी खुल रही है कि मोदी जी कैसे कंट्रोल करते हैं मीडिया को और मीडिया कैसे उनको सपोर्ट करता है या उनके लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें मोदी जी के कहने से, बोलने से बाहर आती है। और दूसरा कोई क्या नंगा होगा, मोदी जी अपनी यूनिकनेस, मैं उसको नंगाई नहीं कह रहा हूं, यूनिकनेस दिखाते हैं रोज, जो रोज बाहर आ जाती है। ये भी एक था जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेशर है, एक दबाव है, बहुत भयंकर वाला दबाव है। उस दबाव से कैसे बाहर निकलेंगे या कैसे अपनी पार्टी को बाहर निकालेंगे वो जाने, लेकिन जो चल रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर लिया है यहाँ कांग्रेस पार्टी ने, उस पर ज़रा चर्चा करने की ज़रूरत है। और प्रशांत जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए जब राहुल गांधी खड़े होते हैं तो वो नरवणे की किताब ले आते हैं। जब बजट पर चर्चा के लिए खड़े होते हैं राहुल गांधी तो फिर वहाँ पर एप्स्टीन फाइल खोल देते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं, क्या यहीं से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो गड़बड़ा गया है? पूरे ट्रैक से उतर चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, ये क्योंकि जिस ढंग से किरण रिजिजू बयान दे रहे हैं, कोई और ट्रोल आर्मी का कोई नेता या कोई ऐसा कोई इंसान जो है, जो भाजपा के ट्रोल आर्मी वाले हैं, वो अगर बयानबाजी करे तो अलग चीज़ है, लिखे, लेकिन आधिकारिक तौर पे किरण रिजिजू आके जिस ढंग की बातें पिछले 10-20 दिनों में दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है, उनकी बातों को ज़रा गौर से आप सुनिए तो समझ में आता है कि ट्रैक से उतरी हुई पार्टी और अब ट्रैक पर चढ़ने की कोशिश में कुछ भी कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है? की पॉइंट राजीव जी यही है कि ट्रैक से उतरी हुई पार्टी, हम लोग ये कई बार कॉर्पोरेट वर्ड में या नॉन प्रॉफिट वर्ड में इस बात का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का कि बाहर की दुनिया लगातार बदल रही है, आपको अपने संगठन को बाहर की दुनिया के मुताबिक बदलना है। तो ये जो कांग्रेस अभी कर रही है, चाहे वो शर्टलेस प्रोटेस्ट है या राहुल गांधी का जो चर्चा आप कर रहे हैं कि वो किताब को लेके चले गए, वो एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है। मैं उसका हिंदी तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, कोई साथी अगर मदद करेंगे तो अच्छा होगा। एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जो है वो लोगों को अग्रेसिव संदेश भेज रही है। ये जो प्रगति मैदान वहां हुआ भारत मंडपम में एआई समिट में, ये भी उसी डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का है, एक तरीका है। तो बीजेपी के पास ये नहीं है। अब आप दोनों प्रोटेस्ट को अगर आप तस्वीर दिखाएं, आप देखिए कि कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो कितना स्मार्ट है। उन्होंने टी शर्ट छपवाई, बड़ा संदेश दिया, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। वो एआई समिट में गए, कोई तोड़फोड़ नहीं की, खामोशी से गए, शर्ट उतारी, वो लहराई, वो टी शर्ट दिखाई, चले आए। जो वहां धक्का मुक्की हुई वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने किसी स्टॉल को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई धक्का मुक्की नहीं की। अब आप जरा बीजेपी का प्रोटेस्ट देखिए। आप बीजेपी का प्रोटेस्ट जो है उसमें ये स्मार्टनेस नहीं है, वो बिल्कुल मवाली वाला एक प्रोटेस्ट है, तोड़ो फोड़ो, मारो पीटो, गाली दो, ये देखिए आप। तो कांग्रेस के प्रोटेस्ट ने ये नहीं किया। तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास जब आइडिया खत्म हो जाते हैं तब आप ये करते हैं। बीजेपी के पास एक आइडिया, आरएसएस के पास पिछले 100 साल से है, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा वो दूसरा कोई नया आइडिया ढूंढ ही नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में इवॉल्व किया। गोविंदाचार्य के जरिए बीजेपी ने एक नई पॉलिटिक्स शुरू की, उसको बीजेपी को फायदा मिला, सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स। लेकिन वो एक उस वक्त वो एक डिसरप्टिव आइडिया था। तो राजनीति में हमेशा डिसरप्टिव आइडिया जो होता है वो कामयाब होता है, आगे जाता है। वो ठीक है कि अभी आप कॉर्पोरेट के साथ है, कॉर्पोरेट आपके साथ है, उनका एक मीडिया है, वो आपका गाना गा रहे हैं। एक जातिवादी बुद्धिजीवी वर्ग है जो मुख्यतः हिंदू अपर कास्ट है, वो आपके साथ है, वो अपनी असुरक्षा की वजह से। भाई जेएनयू के जो वीसी बोल रही हैं, हम सबने सुना होगा, जी उनमें और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी हैं जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, उतने ही जातिवादी हैं ये लोग। तो इसलिए एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। मोदी जी के पास वो आइडिया नहीं है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा मामला है शर्टलेस प्रोटेस्ट का,
इसकी चर्चा देश भर में हो रही, प्रधानमंत्री खुद इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इस पे बात होनी चाहिए। और तो लोग लिख रहे हैं लोग। और एक देखिए, हम लोग अंग्रेजी में कहावत है कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। यस। तो तस्वीर जो है उसका जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा ताकतवर होता है, वो तमाम बड़े बड़े लेखों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये तस्वीर बड़ी पावरफुल है और इस तस्वीर ने हिला दिया मोदी जी को। जिस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मोदी जी हिल गए। आप देखिए ना कि निशिकांत दुबे की किसी भी बात पे राहुल गांधी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हिल नहीं रहे उससे। अब एक दूसरा एक मामला आता है, देखिए कि एक किचन कैबिनेट बन गई। जरा गौर कीजिए, मोदी जी के इर्द गिर्द एक किचन कैबिनेट बन गई है। कौन लोग हैं जो कांग्रेस का मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी के साथ खड़े होकर और किसी भी हद में जाके गंदे गंदे आरोप लगा के निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके? कौन लोग हैं? किरण रिजिजू हैं, निशिकांत दुबे हैं, हरदीप पुरी हैं। आप सुन रहे हैं कि ये तीनों लोग कोई मास लीडर्स नहीं है, कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, कोई बड़ा रिकॉर्ड राजनीतिक नहीं है कि मंत्री रहे हुए हो, मुख्यमंत्री रहे हो। ये लोग जो हैं, ये मोदी जी के किचन कैबिनेट है, जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, बड़े गंभीर एप्स्टीन फाइल जैसे आरोप हैं जी। और आप देखिए कि बीजेपी का कोई भी कद्दावर नेता इस वक्त मोदी जी के बचाव में नहीं आ रहा। आप अगर ध्यान देते, यानी जो पार्टी के उनके अध्यक्ष, अब तो फुल टाइम अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन। आखिरी बार कब आपने उनका भाषण या बयान सुना? मल्लिकार्जुन खड़गे तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, अखिलेश यादव रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, स्टालिन भले उत्तर भारत में ना छपता हो लेकिन वहां रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं अपने लोगों के बीच में। उद्धव ठाकरे लगातार बोलते हैं, ममता बनर्जी एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। आप बताइए नितिन नवीन को कब सुना आपने? जो सुनाई दे रही आवाजें, ये मोदी जी का किचन कैबिनेट है और इसके अंदर बीजेपी के अंदर बहुत सारी अब दीवार